दोस्तों नमस्ते। आज जो सेकंड ग्रेड जो 2022 की जो परीक्षा थी, सामान्य शिक्षा, उसमें जो इतिहास भाग के 18 या 19 प्रश्न थे, उनको मैं आज हल कराऊँगा। प्रश्नों का लेवल एक तो बेहद शानदार था और कुछ प्रश्न बिल्कुल ही नए थे। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, परंतु एक सामान्य विद्यार्थी जिसकी बेसिक तैयारी है, 1-2 बार अच्छे से कोर्स किया है और अच्छे से एक बार रिवीजन किया है, तो मुझे लगता है कि 16 से 17 प्रश्न यहाँ आराम से विद्यार्थी कर सकते। अगर टू द पॉइंट पढ़े, स्मार्ट तरीके से पढ़े और विद्यार्थी को पता रहे कि हमारे टॉपिक में सबसे उपयोगी चीज़ क्या है। अगर इतनी समझ विद्यार्थी की बन जाती है, तो 16 से 17 प्रश्न ये आराम से कर सकता है। मैं आपको प्रश्न समझाने का प्रयास करूँ और कुछ प्रश्न नए हैं, उनको भी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। ठीक है? तो ये 2022 की है, जो सामान्य शिक्षा की है परीक्षा है, जो दिसंबर 2022 में होती है, उसके प्रश्न हैं। आप अच्छे से इनको देखना और समझने का प्रयास करना कि हमारे परीक्षा का पैटर्न कैसा है और कैसे प्रश्न वर्तमान में बन रहे हैं। ठीक है? पहला प्रश्न देखना, निम्न में से ऋग्वेद के किस मंडल में एक सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यम का उल्लेख, ठीक है ना? अब आप जब भी वैदिक काल पढ़ते हो ना, जब भी वैदिक काल पढ़ते हो, तो वैदिक काल में बेसिक रूप से 8 या 10 ऐसे कथन हैं जो हर परीक्षा में आते हैं। चाहे वो अहम ब्रह्मामि हो, चाहे इदम हो, चाहे वो यम नचिकेता का संवाद हो, चाहे सत्यकेतुक वाला संवाद हो। 8 या 10 ऐसे प्रसंग हैं जो हर बार प्रश्न में बनते हैं, चाहे वो छंदोग्य ब्राह्मण से लेके हो, चाहे वो वृहदारण्य बरासद लेके हो, चाहे और भी वो 2-3 नाम हैं। तो वो चीज़ें हर बार प्रश्न बनता ही बनता है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल लेक्चरर की, चाहे सेकंड ग्रेड। वो 10 कथन बेसिक रूप से हैं, वो आप याद कर लेना। अगर वो इतना भी आप याद नहीं कर पाते हो, तो मुश्किल है प्रश्न हल करना, क्योंकि हर बार प्रश्न यहाँ से बनता है। तो ये ऋग्वेद के, ये इसका उल्लेख मिलता है हमें प्रथम मंडल। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में हमें इस पंक्ति का उल्लेख मिलता है। तो इससे ये फैक्ट वाला, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि 8 या 10 ऐसे कथन हैं, अ, जैसे जल पलवन की कथा का उल्लेख इसमें। ऐसे 8 या 10 प्रसंग प्रसंग हैं, वो आप अच्छे से तैयार कर लेना, उनके बाहर कोई प्रश्न नहीं जाता। इसकी मैं एक आपको एक इसकी आप फ़ोटो डाल दूँगा कि 10-12 ऐसे कथन हैं, आप अच्छे से उनको तैयार कर लेना। दूसरा प्रश्न देखो, बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है? ठीक है? अब जब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के संघ का निर्माण किया, तो संघ के निर्माण के कुछ निश्चित नियम तय किए गए थे। उन्हीं नियमों में से पूछा है कि संघ प्रवेश, मतलब बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो संघ में प्रवेश को कहते हैं उपसंपदा। क्या कहते हैं? उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा का अर्थ है कि संघ में प्रवेश। अब 2 या 3 और नाम दिए गए हैं। ये बेसिक परिभाषाएँ हैं और बेसिक परिभाषाएँ आजकल वर्तमान में पूछ रहे हैं। जब भी आजकल वर्तमान में अच्छा है, बौद्ध संघ के बारे में अच्छे प्रश्न बनते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? उपसंपदा हो गया। अब देखो प्रवर्ज्य है ना, प्रवर्ज्य। प्रवर्ज्य है बौद्ध भिक्षु बनना। बौद्ध भिक्षु बनने की सबसे पहली प्रक्रिया है प्रवर्ज्य। बौद्ध धर्म में शामिल होने की सबसे पहली प्रक्रिया है प्रवर्ज्य है। और प्रवर्ज्य की याद रखना आप, इसमें आयु निर्धारित है 15 वर्ष। 15 वर्ष का व्यक्ति, 15 वर्ष का बालक ही बौद्ध धर्म में शामिल हो सकता है। 15 वर्ष से पहला विद्यार्थी, उम्र कम है, वो शामिल नहीं हो सकता। तो प्रवर्ज्य याद रखना। बौद्ध धर्म में शामिल होने की प्रक्रिया, बौद्ध भिक्षु बनने की प्रथम प्रक्रिया कोई पूछ लेना, तो वो प्रवर्ज्य है। और आयु ध्यान रखना 15। ठीक है? अब देखो 2 शब्द है, एक तो है पातिमोक्ष और है उपासत। ये दोनों मिलते-जुलते ही हैं, ठीक है? अब उपासत क्या है? उपासत क्या होता है कि एक वार्षिक में एक बार लोग मिलते हैं।
जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं सब एक साथ मिलते हैं और अपने कार्य या कर्म के जो पाप किए ना, उन पापों की गिनती करने के लिए सभा के समक्ष उपस्थित होते हैं और यही पतिमोक्ष है। ये दोनों लगभग सेम ही प्रक्रिया चलती, ठीक है। तो ये शाब्दिक प्रणाली है बौद्ध संघ की, ये आपको अच्छे से तैयार करनी है। अब इस प्रश्न को देखना आप, अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में वचोगति बहुसूत्र सामान्य पर बल दिया गया है, उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का प्रकटीकरण होता है। ये कोई नया प्रश्न नहीं है, 8-10 बार ये पहली परीक्षाओं में आ चुका है कि बौद्ध संघ, ऐसा कहूं कि अशोक की जो धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति थी वो किस शिलालेख में मिलती है। तो हम स्पेशल ही पढ़ते हैं कि अशोक के मुख्य 14 शिलालेख, ठीक है। अब 14 शिलालेखों में से ये सहिष्णुता की नीति कौन से शिलालेख में है, तो वो है 12वें शिलालेख। कौन से शिलालेख में है, 12वें शिलालेख में है। 13वां शिलालेख कलिंग की विजय, ठीक है। 13वां शिलालेख क्या करता है, कलिंग की विजय 5 विदेशी शासकों का उल्लेख करता है, कुछ प्रांतीय शासकों का भी उल्लेख करता है और कुछ निम्न जातियों का भी उसमें उल्लेख करता है, ठीक है। और द्वितीय शिलालेख, इसमें भी हमें प्रांतीय का उल्लेख मिलता है। तृतीय शिलालेख में कहता है, तृतीय शिलालेख में आपको याद होगा रज्जुक युक्त प्रादेशिक नामक अधिकारियों को आदेश देता है कि राज्य में हर 5 वर्ष में आप उसका दौरा कीजिए और साथ ही इनको उत्तरदायित्व देता है कि अपने माता पिता की सेवा वगैरह करना में बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है ना। तो इसमें आपको इतना कठिन कुछ भी नहीं करना है। इसकी कलिंग विजय का उल्लेख 13वां शिलालेख करता है और 12वां शिलालेख करता है उस धार्मिक सहिष्णुता की नीति के बारे में। अच्छा प्रश्न, ये प्रश्न देखना, इस परीक्षा का सबसे कठिन प्रश्न, सबसे कठिन प्रश्न, निम्न में से कौन सी जातक के दृश्य सांची स्तूप के तोरण द्वार और स्तंभों पर उत्कीर्ण नहीं पूछा है, ठीक है ना, नहीं पूछा है। आधे विद्यार्थी तो यही ढेर हो जाते हैं, भाई पूछा क्या, नहीं पूछा है, पढ़ते भी नहीं है। अंतिम लाइन में जब भी आपको कहता हूं प्रश्न हल करो, तो प्रश्न हल करो तो सबसे पहले पीछे हाँ पूछा है, नहीं पूछा है, हाँ या ना पूछा है, ये चीज आपको देखनी है। 50% तो कंपटीशन यही खत्म हो जाए, इस चीज को आप जरूर दिमाग में रखना। अब पूछ रहा है कि सांची का स्तूप, अब सांची का स्तूप में हमें मुख्यतः एक तो महास्तूप मिलता है और 2 अन्य स्तूप मिलते, 3 स्तूप, ठीक है। तो अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया मुख्य रूप से, और फिर बाद में पुनर्निर्माण करवाते हैं सातवाहन वंश के शासक और शुंग वंश के शासक पुनर्निर्माण कराते हैं। अब इसके तोरण द्वार पर ये कितना कठिन पूछा, सिर्फ बेसिक पूछता ना, आपके टॉपिक लगता है मौर्य उत्तरकालीन कला, ठीक है, बेसिक प्रश्न बनते हैं। अभी पिछला जब वीडियो में मैंने हल करवाया था तो वो भी, वहां भी एक अच्छा प्रश्न बना था कि कौन सा धर्म स्तूप सबसे बड़ा है, वो चीज वहां पे प्रश्न पूछा। तो सांची के स्तूप में देखो 5 जातक कथाएं मिलती है ना। जातक कथाओं का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से, याद रखना, पूछ ले कोई, बौद्ध धर्म के संबंध से, और महात्मा बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध की जीवनी के बारे में अन्य 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 प्रकार की जानकारी दी। तो 5 प्रकार की जातक कथाएं सांची के स्तूप पर उत्कीर्ण है, ठीक है। अब देखो, महाजनक जातक, महाकपि जातक, साम जातक और वैशंतर जातक, तो ये 3 तो हैं, परंतु ये नहीं है, ये दिमाग में आप रखना। 2 नाम और जरूर आप याद रखना, एक तो अंधक जातक, एक नाम याद रखना ये, और एक है लंबुस लंबुस जातक। तो छंदक जातक, अलम्बुस जातक, महाकपि जातक, साम जातक और वैशंतर जातक, ये 5 जातक कथाएं इस सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर अंकित है, जबकि महाजनक जातक का इसका कोई संबंध नहीं है। तो मौर्य उत्तरकाल जब भी पढ़ो ना, तो स्पेशल ही शुंग वंश और सातवाहन वंश की जो स्थापत्य कला थी वो जरूर याद रखना। स्पेशल ही एक तो स्तूप, ये सबसे बेस्ट है।
ठीक है, तो ये प्रश्न नया है, ये दो नाम आप जरूर दिमाग में। अब कुछ देखो, कुछ बेसिक प्रश्न है कि निम्न में से किसने देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की थी? तो हमें सबको पता है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने बात नहीं है। जब हम मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत पढ़ते हैं ना, तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत में देवी चंद्रगुप्तम का नाम हमें विशेष रूप से पता है, तो वो है विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्त नामक रचना, ये बेसिक प्रश्न बनता है हमेशा ही। एक देखो, थोड़ा अनएप्लाइड प्रश्न पूछा था इस बार कि निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का जूरीकुरन अवस्थित है? जूरीकुरन अवस्थित है, तो जूरीकुरन क्षेत्र कहां पर अवस्थित है? ये गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात में है। इसकी कोई खास कोई विशेषता मुझे किताब में मिली नहीं है, बेसिक सी जानकारी है, आपको दिमाग में रखना है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न बेसिक ही बनते हैं। एक तो स्थल पूछ ले, ठीक है, दूसरा उत्खनन करता पूछ ले, ठीक है ना, या फिर पूछ ले कि मुख्य प्राप्ति सामग्री। तीन प्रकार के प्रश्न ही बनते हैं। या तो स्थान आपको मिलाने वाला पूछ ले, या फिर आपको पूछ ले कि उसका उत्खनन करता कौन था, या फिर पूछ लेता है कि किससे संबंधित ये सामग्री, बेसिक सामग्रियों का बेसिक प्रश्न ही इसका बनता है। अगला प्रश्न देखो, ये देखो, अब ये कोई नया प्रश्न नहीं है, लगभग 18-20 बार ये परीक्षाओं में रिपीट हो चुका, हर बार ये प्रश्न आता है। चाहे आरपीसी का तो ये ले लो कि हर बार रिपीट प्रश्न होता ही है। ठीक है, अब किस मुगल सम्राट ने अल तमगा जागीर का को आरंभ किया? अल तमगा जागीर को आरंभ करने वाला कौन था? तो वो जहांगीर था। इसलिए तो बेसिक प्रश्न हर बार रिपीट होता है। मैं तो कहता हूं कि जितना आप रिपीट प्रश्न या ओल्ड प्रश्न हल करोगे ना, तो आपकी एक तो समझने की क्षमता विकसित होगी, और दूसरी जो विषय के प्रति जो आपके जो पुराने प्रश्न आते हैं ना, वो कभी गलत नहीं होंगे। आप हमेशा ही कहते हो ना कि सर आधार प्रश्न बहुत बार विद्यार्थियों का हर बार यही कमेंट होता है कि सर 5 या 7 प्रश्न सही हो जाते तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसलिए आधार प्रश्न गलत ना हो, इसलिए सबसे अच्छा है कि पुराने प्रश्नों की प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट चीज। ठीक है, तो ये बेसिक प्रश्न है, इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखना, निम्न में से शिवाजी ने किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा था? ये अच्छा प्रश्न, ये बिल्कुल नया प्रश्न है, और बनाने वाले ने बेहद शानदार। ठीक है, जब भी हम शिवाजी वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो शिवाजी की विजय तो हर बार प्रश्न बन, चाहे वो जावली की विजय हो, चाहे वो बीजापुर के प्रति विजय हो, या फिर मुगलों से संघर्ष हो, या फिर सूरत की लूट हो, या फिर सलहेर मलहेर का युद्ध हो, या फिर कोडाना की विजय हो, तो ये बेसिक प्रश्न है। ठीक है, वो हर बार यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा? ठीक है, अब देखो होता क्या है कि बीजापुर की संधि होती है, और बीजापुर की संधि से क्या करते हैं, शिवाजी 23 किले मुगलों को सौंप देते हैं। ठीक है, 23 किले मुगलों को सौंप देते हैं, और वापस शिवाजी जब सूरत की लूट करते हैं, सूरत की लूट के बाद वापस अपने किले विजित करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब किले विजित प्रारंभ किया, तो किले विजित प्रारंभ में एक डेट आती है 4 जनवरी, 4 जनवरी 1570। 4 जनवरी 1570 को एक शिवाजी का एक सेनापति था, तानाजी मालेसर। तानाजी माले तानाजी मालेसर इतना बहादुर सैनिक था कि इसने विजय किसकी की थी? कोडाना की विजय। ठीक है, कोडाना की विजय की थी 4 जनवरी 1570 को। तानाजी मालेसर ने कोडाना की विजय की थी, और कोडाना की विजय के दौरान ही ये तानाजी मालेसर मारे गए थे। और जब शिवाजी ने कहा था गढ़ आला पर सिंह गाला, मतलब गढ़ तो जीत लिया परंतु हमारा एक शूरवीर चला गया, तो सिंहगढ़ रखा था नाम किसका? कोडाना का रखा था, याद रखना। और जावली की विजय 1556, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, और अभी परीक्षा में प्रश्न बना था। अभी इसके पहले वाले प्रश्न मैंने हल करवाया था कि जावली की विजय
किसको पराजित करके शिवाजी ने की थी, तो वो नाम था चंद्रराव मौर्य। चंद्रराव मौर्य से जावली को जीता था। और शिवाजी की सबसे महत्वपूर्ण विजय कोई पूछ लेना तो वो जावली की विजय याद रखना। और सिंहगढ़ नाम किसका रखा था, इसलिए तो ये सिंहगढ़ रखा है, तानाजी मालेसर की इसके नाम पर ही सिंहगढ़ रखा, ठीक है ना। तो कोडाना का नाम सिंहगढ़ रखा था। डेट याद रखना कि 4 जनवरी 1570 की ये, ठीक है ना। तो शिवाजी की जब भी आप पढ़ते हो ना, शिवाजी की विजय, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिवाजी का अष्टप्रधान। सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिवाजी का अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में वित्त मंत्री कौन था, वाक्यानवीस कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, या फिर उसका न्यायाधीश कौन था, वो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। और साथ में ही कर व्यवस्था, कर व्यवस्था तो बहुत उपयोगी है कि सरदेशमुखी या चौहद का उल्लेख हमें जैसे सरदेशमुखी है तो वो नए सरदारों से लिया जाता था तब भी बनते थे, परंतु चौहद का विभाजन 4 या 5 भागों में बांटते हैं, वो चीजें में रखना, ठीक है। अब ये देखो एक और बेसिक प्रश्न है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसने यंग इंडिया नामक पुस्तक अपना सॉरी रचना की थी, लिखी थी, तो यंग इंडिया लिखी थी लाला लाजपत। ये बेसिक प्रश्न है। यहाँ मैं कहता हूँ ना आपको 13 या 14% बेसिक आते हैं, 5 या 6% बहुत कठिन आते हैं। कठिन वही प्रश्न हल करेगा जिसने कंसेप्ट पढ़ा है, बाकी ओल्ड पर्सन ही केवल हल करते हो तो 14-15% का टारगेट आराम से पूरा हो जाता है। और हर सब्जेक्ट में 15% कर लेना मतलब लगभग सिलेक्शन है 110 107 8 के पास स्कोर हो जाता। अब ये देखो, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का संबंधित प्रस्ताव पारित किया था। अब होता क्या है कि गांधी जी चलाते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी चलाते हैं और नागपुर अधिवेशन में इसकी स्वीकृति मिलती है, ठीक है। नागपुर अधिवेशन होता है दिसंबर 1900, ठीक है। इससे पहले होता है सितंबर 1920 में होता है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। और विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करता, यह प्रश्न हर बार बनता है कि लाला लाजपत राय के द्वारा उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और उसमें कहा गया था कि ये पारित किया गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। और उसकी स्वीकृति नागपुर अधिवेशन में स्वीकृत किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी राघवाचार्य, की अध्यक्षता की थी राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके बाद क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 को होता है चोरा चोरी कांड की घटना होती है। उस घटना की वजह से गांधी जी इतने आहत हो जाते हैं कि वो फैसला लेते हैं कि हम असहयोग आंदोलन को हम स्थगित करने के लिए क्या किया गया था, कार्यकारिणी समिति की एक बैठक बुलाई गई थी। और वो बैठक थी बारदोली। बैठक कहाँ थी, बारदोली में थी। डेट है 12 फरवरी, याद रखना। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद में कहते हैं कि गांधी जी की बहुत आलोचना हुई थी और बहुत सारे प्रश्न बन, परंतु ये बेसिक प्रश्न है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस में पारित किया गया था, कलकत्ता के सितंबर 1920 के अधिवेशन में, याद रखना। लाला लाजपत राय याद रखना। और कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर 1920 में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। अध्यक्ष थे राघवाचार्य। और इस घटना के कारण ही ये बारदोली प्रस्ताव में इसको स्थगित कर दिया गया, ठीक है। ये बेसिक प्रश्न है। वैसे ये देखो, ये अच्छा प्रश्न। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। ये देखो, जब आप क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ोगे ना, आपके टॉपिक लगता है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे ऊपर जो लाइन होती है, दूसरी, जब क्रांतिकारी का हम दूसरा चरण पढ़ते हैं, दूसरे चरण में सबसे पहली कोई संस्था बनती है तो वो संस्था का नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। स्थापना होती है 1928 में। और स्थापना करने वाला कौन था, चंद्र
चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की थी और इसकी संस्था के अंदर राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बहुत सारे इसके अंदर इसकी संस्था में शामिल थे। तो इतना बेसिक पर्सन आपको लग सकता है कठिन, पर तो जब आप कंप्लीट टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना, टू द पॉइंट आप चीजें याद कर लोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत बेसिक पर्सन है, सबसे प्रथम बेसिक पर्सन मैं इसको मानता हूं। तो आप अच्छे से इनको तैयार कर ले। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। कहाँ किया था? देखो, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ करते हैं? सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। और अस्थायी सरकार का एक अस्थायी कार्यालय रखा गया था, वो कभी परीक्षा में पूछ ले तो वो याद रखना, रंगून। कहाँ रखा गया था? अस्थायी सरकार का अस्थायी कार्यालय कहाँ रखा गया था? रंगून में रखा गया था। जबकि इसकी स्थापना कहाँ कर की गई थी? तो वो सिंगापुर में की गई थी। इस सरकार को लगभग 9 राष्ट्रों ने मान्यता दी थी। ये प्रश्न बना था कि अस्थायी सरकार को कितने राष्ट्रों ने मान्यता दी? तो वो 9 राष्ट्र थे। इटली, जर्मनी, जापान, फिलिस्तीन और चीन, बर्मा, और मुझे नाम एक दो नाम याद, आयरलैंड। तो ये 7 8 9 नाम है, आप जरूर दिमाग में रखना, याद कर लेना वो चीजें। सिंगापुर और इसका अस्थायी मुख्यालय याद रखना, ये बहुत उपयोगी अगर कोई प्रश्न परीक्षा में बनता है तो। रंगून। बाकी ये कहाँ स्थापना की गई, ये कोई प्रश्न, बेसिक प्रश्न है, हर बार परीक्षा में बनता ही बनता है। ठीक है, ये एक और रिपीट प्रश्न है कि पद्मावती में सुरसिर किसकी शीर्षिया थी? ये महिला संत थी और ये रामानंद की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न है, ये प्रश्न अच्छा है, परंतु आप विश्व इतिहास बहुत कम जानकर जो सेकंड ग्रेड की विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको बहुत कम रुचिकर लगता है, परंतु मुझे लगता है कि सबसे इजी प्रश्न बने। 3 प्रश्न बने, एक अमेरिका से बना है, एक फ्रांस की क्रांति से बना है, एक रूस की क्रांति से बेसिक प्रश्न बने। ठीक है, अब कुछ युद्ध दिए गए हैं और उनका पूछा है कि क्रम वाइज इसको आप व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ब्रेंडी वाइन का युद्ध, ठीक है, बैंकर हिल का युद्ध, रियाक्टाउन का युद्ध और साराटोगा का, ये सब किससे संबंधित है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। और कुछ ये घटनाएं हैं, आपको समझना है, मैं आपको डेट सहित कौन से केस में क्या प्रक्रिया थी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले होता है बैंकर का युद्ध। बैंकर हिल का युद्ध होता है, लगभग होता है 17 जून 1775। ठीक है, ब्रेंडी वाइन का युद्ध होता है 11 सितंबर 1700। ठीक है, और यॉर्कटाउन का होता है 19 सॉरी 17 सितंबर, 19 नहीं है, 17 अक्टूबर। यॉर्कटाउन का हो गया 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 1700। ये हो गया 17 जून 1775। ठीक है, और ये हो जाता है 19 अक्टूबर, 19 अक्टूबर 1781। ठीक है, अब ये 3 युद्ध होते हैं, 4 लगभग, जैसे एक लेक्सिंगटन की लड़ाई है वो, और 2-3 युद्ध है, ब्रेंडीवाइन का युद्ध है वो, और भी युद्ध। तो आपको ये चीजें आपको देखनी है कि ब्रेंडीवाइन की लड़ाई, बैंकर हिल की लड़ाई, रॉकटाउन की लड़ाई और साराटोगा की लड़ाई। ठीक है, सबसे पहली घटना घटती है बैंकर हिल की। बैंकर हिल की लड़ाई 17 जून 1775। ठीक है, 17 जून 1775 को बैंकर हिल की लड़ाई होती है। और बैंकर हिल की लड़ाई में अंग्रेजी इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व कर रहा था जनरल हो, जनरल। ठीक है, और अमेरिकी सेना का नेतृत्व कर रहा था प्रेस्कोट। कौन कर रहा था? प्रेस्कोट। ठीक है, प्रेस्कोट और जनरल हो के नेतृत्व में अमेरिकी सेना हार जाती है। और अमेरिकी सेना हारने के बाद उनके व्यक्तियों को लगता है कि हमें आजादी की घोषणा, स्वतंत्रता की घोषणा कर देनी चाहिए। बाद में स्वतंत्रता की घोषणा होती है और ब्रेंडीवाइन की लड़ाई बाद में होती है 11 सितंबर। ब्रेंडीवाइन की लड़ाई में देखो, इंग्लैंड का तो था
इंग्लैंड का जनरल हो ही था, ठीक है। और अमेरिका का याद रखना, अमेरिका का था वॉशिंगटन। अमेरिका का सेनापति था वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन क्यों था? क्योंकि जब द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो वहां पर वॉशिंगटन को अमेरिकी सेना का नेतृत्व सेनापति बनाया गया था। तो सेनापति यहाँ था और जनरल होता, ठीक है। इसमें वॉशिंगटन की क्या होती है, इसमें भी पर। फिर आता है यॉर्कटाउन का युद्ध, सारटोगा का युद्ध। सारटोगा, सॉरी मैंने डेट गलत लिख दी। यॉर्कटाउन सबसे लास्ट में 19 अक्टूबर, ठीक है, 19 अक्टूबर 1700। और साराटोगा है 17 अक्टूबर 1787, ठीक है। अब जो देखो साराटोगा का युद्ध होता है, साराटोगा के युद्ध में भी क्या होता है, इसमें भी अंग्रेज अधिकारी कौन था, याद रखना, पुरगाल, पुरगायल, याद रखना, पुरगायल था। और अमेरिकी सेना का नेतृत्व कर रहा था वॉशिंगटन नेतृत्व, ठीक है। इस युद्ध में भी अमेरिका की जीत होती है। और इस युद्ध के बाद ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि विदेशी शक्तियों ने अमेरिका की सहायता प्रारंभ करना शुरू कर दिया। अंतिम युद्ध था यॉर्कटाउन का युद्ध, और यह था वॉशिंगटन था, अमेरिका वॉशिंगटन। और इंग्लैंड का नेतृत्व कर रहा था कॉर्नवालिस, इंग्लैंड का नेतृत्व कर रहा था कॉर्नवालिस, नेतृत्व कर रहा था। और पूर्ण रूप से इंग्लैंड पराजित हुआ इस युद्ध में। और फिर होती है 1783 के अंदर होती है पेरिस की संधि, 1783 के अंदर होती है पेरिस की संधि। और इस संधि के द्वारा अमेरिका की 13 बस्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, ठीक है। तो 17 बैंकर हिल सबसे पहले हुई, फिर 11 ब्रेंडीवाइन, फिर सारटोगा और यॉर्कटाउन, ठीक है। तो बैंकर हिल बी, बी, ए, बी, सी, ठीक है। 3 नंबर इसका उत्तर सी हो जाएगा। तो अमेरिका के क्रांति का आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना, एक तो ये लड़ाई वाला क्रम जरूर याद करना, और एक चाय की नीति, टाउनशेंड की चाय की नीति याद करना। और दूसरी तीसरी मुख्य चीज है, एक तो पुस्तकें याद करना, 2-3 टॉमस पेन की कॉमन सेंस याद कर लेना, एडम स्मिथ की 2-3 नारे हैं वो याद कर लेना आप। और एक चीजें हैं जो कर व्यवस्था थी, ठीक है ना, वो करेंसी एक्ट हो चाहे नेविगेशन एक्ट, वो 2-4 चीजें वो आप याद कर। अब देखो वैसा ही प्रश्न, एक अच्छा प्रश्न बना, ये भी सबसे बेसिक प्रश्न है कि स्टेट जनरल का अधिवेशन प्रारंभ होता है 5 जून, ठीक है। आस्तीन का पतन होता है 14 जुलाई को, 14 जुलाई को, ठीक है। बास्तीन दुर्ग का पतन होता है 14 जुलाई को। और बास्तीन दुर्ग का पतन ही हमें फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस हम इसको मनाते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ होती है 20 जून को, ठीक है। और मानव और नगद अधिकार घोषणा का अधिकार होता है 27 अगस्त, 27 अगस्त को। ये सब 1799 की बात, ये सब 1799 की बात है। ये अधिकारों वाला प्रश्न अभी इससे पहले वाली परीक्षा में पूछा है, तो कहीं ना कहीं ओल्ड पर्सन की वैल्यू हमेशा ही रहती है, ठीक है। तो 5 जून, 20 जून, 14 और 27, 5 जून ए हो गया। फिर ये टेनिस कोर्ट ए, सी, ए और सी, पहला इसका उत्तर बिल्कुल सी। ये बेसिक प्रश्न, इसमें ज्यादा कोई माथा फोड़ी। एक और प्रश्न, हाँ ये प्रश्न देखना आप, ये भी ज्यादा कोई कठिन नहीं है। मैंने आपको समझाया है कि जब भी आप कांग्रेस का पढ़ो ना, कांग्रेस की स्थापना वाला टॉपिक जब भी आप पढ़ते हो ना, तो कांग्रेस के एक तो अधिवेशन जरूर याद कर लेना। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के स्थापना संबंधित जो लोगों के कथन थे, कथन जरूर याद, ठीक है। अब देखो कलकत्ता अधिवेशन 1890, फिरोज शाह मेहता। नागपुर अधिवेशन 86, पीवी चारलू। लाहौर अधिवेशन याद है मुझे, दादा भाई नौरोजी हैं। इलाहाबाद का है WS, बेसिक प्रश्न है। एक का 4 और दूसरे का, एक का 4 दूसरे का 1, एक का 4 दूसरे का 1, बेसिक प्रश्न। इसलिए मैं आपको कहूंगा जब भी आप कांग्रेस की पढ़ना ना, तो अधिवेशन और किसकी अध्यक्षता में होगा, या तो फिर नाम पूछ लेगा या फिर डेट पूछ, ठीक है। मैं ज्यादा कोई माथापोड़ी वाली बात, ये अच्छा प्रश्न है। अच्छा तो क्या है, हर बार बनता ही है, इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है। कि प्रश्न कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
सबसे लंबी अवधि वाली समानांतर सरकार कहाँ स्थापित हुई? ठीक है, सबसे लंबी चलने वाली समानांतर सरकार कहाँ स्थापित हुई? ठीक है, तो 3 या 4 सरकारें स्थापित होती है और बेसिक सी हमें सबको जानकारी पता है कि सर्वाधिक लंबी चलने वाली किसकी थी? सतारा की सरकार। और इसका स्थापना करने वाला कौन था? वाई वी चौहान। वाई वी चौहान था इसका। और बलिया का था जीतू पांडे था, याद रखना। और तामलिक का था सतीश सामंत। सतीश सामंत, ठीक है, सतीश सामंत। ठीक है, एक और स्थापना हुई थी कारापाट उड़ीसा में, याद रखना। कारापाट उड़ीसा में एक और समानांतर सरकार बनी थी, इतना याद रखना। तामुल्लुक की जातीय सरकार सतीश सामंत था। बलिया की सरकार का चेतू पांडे था। और सतारा की सरकार का वाई वी चौहान था। और सर्वाधिक लंबी चलने वाली सरकार कौन सी थी? सतारा की सरकार। ठीक है, अब ये क्रांति वाला टॉपिक देखो। इसने 1857 नामक पुस्तक लिखी, ठीक है ना। अब जब भी आप भारत की क्रांति वाला टॉपिक पढ़ते हो ना, सेकेंड ग्रेड का सबसे फेवरेट या तो एक किताब पूछ लेगा या फिर आपको पूछ लेगा कि किस क्रांतिकारी ने कहां पर नेतृत्व किया, या फिर प्रश्न पूछ लेगा कि उस स्थान पर क्रांति कब हुई। इस 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इससे अलावा कोई चौथा प्रश्न नहीं बनता है। तो 1857 पुस्तक लिखी थी एस एन सेन। एस एन सेन ने ये सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी था। क्रांति पर लिखने के लिए सरकारी काम